एपिसोड 2 वो गुफा जो प्रतीक्षा में थी 10 दिन बाद। दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। शाश की मां ने जिद की थी, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हफ्तों से ठीक से सोए नहीं। उसने एक स्टील का टिफिन बॉक्स उसके हाथों में थमाते हुए कहा, दीदा के घर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। ताज़ी हवा, घर का खाना, ना कॉलेज ना कैंटीन की लड़ाइयां। शाश ने बहस नहीं की। उसे दूर जाने की जरूरत थी। उसकी पसलियों पर चोट के निशान पीले हरे हो गए थे, होंठ पर कट का पपड़ी बन गई थी, लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करता तो रोहन का चेहरा दिखता। और फिर उस दिन एक पोखर में अपना प्रतिबिंब खून से लथपथ डगमगाता हुआ, आंखों में कुछ ऐसा जलता हुआ जिसे वो पहचान नहीं पाता था। वो उस नजर को फिर से आईने में नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी नानी के गांव के लिए लोकल ट्रेन ली, कोलकाता से 2.5 घंटे उत्तर, साल्ट लेक के पार, अंतहीन हरे धान के खेतों के पार जो अभी सुनहरे होने लगे थे। उसकी दीदा का घर हमेशा की तरह था, एक मंजिला मिट्टी ईंट की दीवारें, टीन की छत, आंगन में एक पुराना आम का पेड़ और बीच में एक छोटा तुलसी का पौधा। जैसे ही वो अंदर गया, लकड़ी के धुएं, नोलें गुड़ और नम मिट्टी की गंध ने उसे कंबल की तरह लपेट लिया। दीदा ने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि उसकी चोटिल पसलियों ने विरोध किया। तुम और पतले हो गए हो, उसने तुरंत डांटा। शहर का खाना जहर है। शाश मुस्कुराया, छोटी थकी हुई। मैं ठीक हूँ दीदा। वो ठीक नहीं था। उस रात उसे मुश्किल से नींद आई। वो परेशान और स्थिर नहीं बैठ पाता था, इसलिए तीसरी सुबह उसने दीदा से उन पुरानी कहानियों के बारे में पूछा जो वो बचपन में सुनाती थी। काली मंदिर के पीछे की गुफा, उसने कहा, जिसके बारे में आपने कहा था कि वहां से कोई वापस नहीं आता। दीदा लूची बेलते समय रुक गई। उसकी आंखें, उम्र से धुंधली लेकिन अब भी तेज, उस पर टिक गईं। तुम अब इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? शाश ने कंधे उचकाए। बस याद आ गई। उसने उसे लंबे समय तक देखा। वो गुफा, उसने आखिरकार कहा, बच्चों के लिए नहीं है। उन बड़े आदमियों के लिए भी नहीं जो सोचते हैं कि वे बहादुर हैं। उसने बेलन को बोर्ड पर थपथपाया। लेकिन अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, कभी कभी पुराने देवता बुलाते हैं। शाश ने जवाब नहीं दिया। उस दोपहर उसने अपने चचेरे भाई की साइकिल उधार ली और निकल गया। काली मंदिर 4 किलोमीटर दूर था, आखिरी धान के खेत से आधा किलोमीटर आगे, साल और शिमुल के पेड़ों से घिरे एक कच्चे रास्ते पर। मंदिर खुद छोटा था, पुराना, लगभग बेलों द्वारा निगल लिया गया। अंदर लाल रंग से सनी काली की एक पत्थर की मूर्ति थी, आंखें चौड़ी और भयानक। मंदिर के पीछे, बांस की झाड़ी से छिपी लेटराइट पहाड़ी में एक दरार थी। प्रवेश द्वार मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए काफी चौड़ा था। शाश ने साइकिल को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। वो एक छोटी टॉर्च, एक पानी की बोतल और आवेग में अपने पिता की दी हुई पुरानी तह करने वाली चाकू लेकर आया था जो उन्होंने उसे 16 साल की उम्र में दी थी। उसे नहीं पता था क्यों। दरार नीचे की ओर झुकी थी। अंधेरे से ठंडी हवा ऊपर की ओर सांस ले रही थी। उसने टॉर्च चालू की और अंदर कदम रखा। पहली चुनौती, पत्थर का पहेली द्वार गलियारा संकरा हो गया, फिर एक प्राकृतिक कक्ष में चौड़ा हो गया। स्टेलेक्टाइट दांतों की तरह लटके हुए थे। कहीं दूर पानी टपक रहा था, धीमा, धैर्यवान। दूर की दीवार पर एक नक्काशी थी, विशाल, प्राचीन, लगभग चिकनी हो गई थी। आपस में जुड़े सर्पिलों का एक वृत्त, केंद्र में एक एकल आंख। इसके नीचे फीके संस्कृत अक्षरों में, काल सर्वम हरति, काल सर्वम जन्यति, कि तू कालस्यापी काल। समय सब कुछ निगल लेता है, समय सब कुछ जन्म देता है, लेकिन समय का समय क्या है? शाश शब्दों को घूरता रहा। उसने इतिहास और पौराणिक कथाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था कि वो टुकड़ों को पहचान सके। यह मानक पौराणिक संस्कृत नहीं थी, यह पुराना लग रहा था। उसके दिमाग में पहेली घूमने लगी। समय का समय क्या है? वो धीरे से बोला, इतिहास की डिग्री से अर्जित ज्ञान खींचते हुए। काल के लिए काल नहीं है, काल ही काल है। उसने जोर से कहा, स्वयं काल है। टॉर्च झिलमिलाई। एक कम पीसने की आवाज, पत्थर पर पत्थर। नक्काशी में आंख मंद लाल चमकी। उसके नीचे का फर्श आधा इंच गिर गया। शाश पीछे लड़खड़ा गया। दीवार में एक सीवन दिखाई दी। एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे अनिच्छा से खुला। इसके पार एक और गलियारा। ये तेजी से नीचे की ओर झुका हुआ था। उसे वापस मुड़ना चाहिए था। उसके अंदर का हर तर्कसंगत हिस्सा चिल्ला रहा था कि वापस मुड़ जाए। इसके बजाय उसने कदम बढ़ाया। दूसरी चुनौती, फर्श का जाल, दूसरा गलियारा अंधेरा और संकरा था।
टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, खुरदरी लेटराइट नमी से काली। 30 कदम बाद गलियारा एक छोटे गोल कमरे में खुला। फर्श अजीब था, पत्थर की टाइलें कुछ काली कुछ सफेद, शतरंज की बिसात की तरह बिछी हुई। शाश रुक गया। उसने सावधानी से टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। टाइलों के बीच की दरारें बहुत चौड़ी थीं, बहुत समान, बहुत जानबूझकर जाल। वो झुका, करीब से देखा। काली टाइलें थोड़ी नीचे धंसी हुई थी, शायद 1 मिलीमीटर। दबाव प्लेट। सफेद टाइलें फ्लश थीं, सुरक्षित। शाश ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसने अपना बैग नीचे रखा, एक छोटा पत्थर उठाया, उसे एक काली टाइल पर फेंका। क्लिक। दीवार से तीर निकले, 3 बाएं से। पत्थर की टाइल के ठीक ऊपर से गुजरे जहां सिर होता। तीर दूर की दीवार में धंस गए, गहरे। शाश ने निगला, केवल सफेद टाइलें। वो आगे बढ़ा, धीरे सावधानी से। एक सफेद टाइल पर कदम रखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा। आधे रास्ते में उसका पैर फिसला, काली टाइल के किनारे को छू गया। क्लिक। तीर दाईं दीवार से। शाश नीचे गिरा, फ्लैट। तीर उसके सिर के ऊपर से सनसनाते हुए निकले। एक ने उसके हुडी के कपड़े को खींचा, फाड़ा, लेकिन मांस को छुआ नहीं। वो रुका रहा, दिल धड़कता हुआ। फिर धीरे धीरे उठा। बाकी का रास्ता अधिक सावधानी से तय किया। केवल सफेद, केवल केंद्र। वो दूसरी तरफ पहुंच गया, पसीने से लथपथ, हाथ कांपते हुए। अगला दरवाजा खुला था। तीसरी चुनौती, दर्पण का कक्ष। तीसरा कमरा छोटा था, गोल। दीवारें पॉलिश पत्थर से बनी थीं, इतनी चिकनी कि वे प्रतिबिंबित करती थीं। केंद्र में एक पत्थर का स्तंभ, कमर की ऊंचाई। स्तंभ के ऊपर 3 चीजें, एक खोपड़ी, एक कटोरा खाली, एक छोटा तांबे का दीपक बुझा हुआ। दीवार पर ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया, सत्यम ज्योतिः त्यागः मार्गः रक्तम मूल्यम। सत्य प्रकाश है, त्याग मार्ग है, खून कीमत है। शाश आगे बढ़ा। उसने खोपड़ी का अध्ययन किया, मानव, पुरानी, पीली सफेद। कटोरा, पत्थर, सादा, हाथ के आकार का। दीपक, तांबा, जंग लगा, बत्ती सूखी लेकिन अक्षुत। सत्य प्रकाश है, दीपक जलाना होगा। त्याग मार्ग है, कुछ देना होगा। खून कीमत है। शाश ने अपने बैग में हाथ डाला, चाकू निकाला। उसने अपनी बाईं हथेली पर ब्लेड को देखा। यह पागलपन था, लेकिन उसने यहां तक आ ही गया था। उसने एक गहरी सांस ली, ब्लेड को हथेली के पार खींचा, उथला, नियंत्रित। दर्द तेज, डंक मारने वाला। खून बहा। उसने हाथ को कटोरे के ऊपर रखा। 3 बूंदें टपकी, लाल, गर्म। वे पत्थर को छूते ही चमकने लगी। कटोरा चमका, मन सोना। फिर दीपक खुद जल गया। कोई चिंगारी नहीं, कोई आग नहीं, बस प्रकाश, नीला सफेद, स्थिर। पीछे की दीवार फिसल गई। अंतिम मार्ग दिखाई दिया। शाश ने अपनी हथेली को अपनी शर्ट से लपेटा, आगे बढ़ा। मणि अंतिम मार्ग एक गोल कक्ष में समाप्त हुआ। केंद्र में एक कमर ऊंचा पत्थर का पीठ पर एक मुट्ठी के आकार का रूबी, रत्न की तरह नहीं काटा गया, खुरदरा, धीरे धीरे धड़कता हुआ, दिल की धड़कन की तरह। जिस क्षण शाश ने इसे देखा, रूबी ने पीछे देखा। आंखों से नहीं, भार से, पहचान से। उसे अपनी हड्डियों में महसूस हुआ, कुछ प्राचीन अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ रहा था। शाश आगे बढ़ा, धीमा, सम्मोहित। उसका हाथ बाहर निकला, उंगलियां रूबी को छू गईं। जलन, सफेद गर्म, हर जगह। यादें जो उसकी नहीं थी बाढ़ में आ गईं, युद्ध के मैदानों की झलक, सिंहासन, विश्वासघात, खून में भीगे मुकुट। दर्द उसके सिर में फट गया, धड़कता, कुचलता। उसके घुटने मुड़ गए। उसने रूबी को पकड़े रखने की कोशिश की, लेकिन ये तरल की तरह पिघल गया। लाल रोशनी उसकी हथेली में, उसकी त्वचा के नीचे, उसकी नसों के साथ आग की तरह दौड़ती हुई। वो चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और फिर कुछ नहीं। अंधकार, पूर्ण, निरपेक्ष। शाश की आंखें खुली। वो अपनी पीठ के बल लेटा था। कक्ष खाली था। रूबी चला गया था। पीठ खाली था, चिकना, बिना निशान के। उसने अपनी बाईं हथेली को देखा। चाकू का कट ठीक हो गया था, केवल एक मन लाल निशान बचा था। लेकिन अब उसकी छाती में कुछ अलग था, कुछ भारी, कुछ जीवित।
उसने धीरे से खड़े होने की कोशिश की। उसका सिर घूम रहा था लेकिन वो खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को देखा। वे अलग नहीं दिख रहे थे, लेकिन वे अलग महसूस हो रहे थे। उसने एक आवाज सुनी, उसके कानों में नहीं बल्कि उसकी खोपड़ी के अंदर। नर्म, प्राचीन, थका हुआ। तुम चुने गए थे। शाश ने कमरे के चारों ओर देखा। खाली। उसने फुसफुसाया, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस उसकी छाती में वो भार, धड़कता, प्रतीक्षा करता। वो मुड़ा। बाहर का रास्ता खुला था, सभी जाल अब निष्क्रिय, सभी द्वार खुले, जैसे गुफा ने उसे जाने दिया था। वो चला, धीमी गति से, पैर अनिश्चित। जब वो आखिरकार बाहर निकला, सूरज अभी भी दोपहर में ऊंचा था। घंटे नहीं बीते थे, केवल मिनट। शाश ने साइकिल उठाई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था, कुछ जाग गया था। वो वापस दीदा के घर की ओर चला। गुफा के पीछे दीवार में खुदी हुई आंख एक बार झपकी, फिर बंद हो गई। प्रतीक्षा खत्म हो गई थी, यात्रा शुरू हो गई थी।